जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हमने जो पॉइंट स्टार्ट करना है ऑडिट का ये हम पढ़ चुके हैं और यहाँ से 22A से हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो ये ऑडिट वाला सेक्शन देख सकता है। देखें, ये सोसाइटी की ना कुछ ड्यूटीज़ हैं चैप्टर 4 के अंदर। पहले वो एड्रेस बताएगी, दूसरा जो हर चीज़ की जो कॉपी है वो ओपन टू इंस्पेक्शन होगी, कोई भी जाके देख सकता है। और ऑडिट के ऊपर हम पहुंचे थे, रजिस्ट्रार खुद कर सकता है बाय हिमसेल्फ और कमेटी ऑफ ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है जो कि ऑडिट करता है। नेक्स्ट अब देखना है हमने 22A, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर सेक्शन 50A इन कोर्स ऑफ एन ऑडिट। अगर ऑडिट के दौरान ये लगे, रजिस्ट्रार को ये लगे कि वो पावर 50A यूज़ कर सकता है तो वो यूज़ कर सकता है। 50A क्या पावर है? 50A इज़ अ पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू असेस डैमेज अगेंस्ट डीलिंक्वेंट प्रोमोटर्स। जो लोग डीलिंक्वेंट होते हैं, जो लोग सोसाइटी के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रार उनके खिलाफ 50A की पावर को यूज़ कर सकता है। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 22B, इंटरनल ऑडिट कमेटी। वो ऊपर वाली जो हमने 22 वाली पढ़ी है वो है एक्सटर्नल ऑडिट बाय द रजिस्ट्रार, ये है इंटरनल ऑडिट कमेटी 22B। एवरी हाउसिंग और प्रोड्यूसर सोसाइटी इन एडिशन टू द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 22, ये सेक्शन 22 हम पढ़ चुके हैं। किसने करना है? रजिस्ट्रार ने करना है या कमेटी ऑफ ऑडिटर ने करना है। शेल आल्सो गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन इंटरनल ऑडिट कमेटी। एक इंटरनल ऑडिट कमेटी बनेगी जो कि कंप्राइजिंग एटलीस्ट 3 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मिनिमम 3 मेंबर्स जो हैं वो सोसाइटी के अपने मेंबर्स होंगे, अदर देन द मेंबर्स ऑफ इट्स मैनेजिंग कमेटी। और इसके अंदर मैनेजिंग कमेटी के लोग नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज इन लोगों ने जो कि मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, उन्होंने ऑडिट करना है मैनेजिंग कमेटी के अफेयर्स का कि उन्होंने अमाउंट कहाँ पे इस्तेमाल किया। सो वो शामिल, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर शामिल होंगे। द रिपोर्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिट कमेटी शैल बी सबमिटेड बाय द सोसाइटी और कमेटी ऑफ द रजिस्ट्रार विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर वो कर दें कि सबमिट करवा दें। नेक्स्ट है जी चैप्टर 5। चैप्टर 5 में ये देखें जी, प्लीज इज फॉर चैप्टर 5। और चैप्टर 5 क्या है? प्रिविलेजेस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को क्या प्रिविलेज दी गई है? सोसाइटीज टू बी बॉडी कॉर्पोरेट। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होंगे। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ सोसाइटी शैल रेंडर इट अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? जिसकी एक लीगल एंटिटी होती है। ही कैन होल्ड प्रॉपर्टी, एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंस्टीट्यूट एंड डिफेंड द सूट्स। तो वो कोई भी लीगल मैटर को एड्रेस कर सकते हैं। प्रायर क्लेम ऑफ अ सोसाइटी। अब देखें जी, सोसाइटी का प्रायर क्लेम होगा किसी भी चीज़ की डिमांड के ऊपर, बट सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट ड्यूज लाइक लैंड रेवेन्यू एंड लैंडलॉर्ड्स रेंट। तो जब भी अगर गवर्नमेंट ने कोई लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है या उन्होंने लैंड लॉर्ड का कोई रेंट कलेक्ट करना है तो वो सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद सोसाइटी का क्लेम आएगा। तो ये एक MCQ है। नेक्स्ट है जी, देखते हैं सोसाइटी टू subject to any prior claim of a government in respect of the land revenue or any money recoverable as land revenue or of a landlord in respect of rent। तो सबसे पहले ये कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, ये मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं। एनी लोन और आउटस्टैंडिंग ड्यूज ओड टू अ सोसाइटी। सोसाइटी की तरफ जाता है किसी का कोई लोन है या आउटस्टैंडिंग ड्यूज है किसी मेंबर के, बाय अ मेंबर और अ नॉन मेंबर, इफ परमिटेड बिकम अ फर्स्ट चार्ज ऑन। क्या किया जाएगा? क्योंकि उसने जो लोन लिया है उससे कोई क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसने ग्रो की है यूजिंग दैट लोन, उसके जो एसेट्स हैं लाइक कैटल, फोडर, टूल्स, मशीनरी, रॉ मटेरियल और अदर बिजनेस सप्लाईज बॉट विद द लोन, जो चीज़ें उसने उस लोन से खरीदी होंगी वो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर देंगे। मीनिंग दैट द सोसाइटी हैज़ द फर्स्ट लीगल राइट टू रिकवर इट्स ड्यूज फ्रॉम दीज आइटम्स बिफोर एनीवन एल्स। तो सबसे पहले अगर तो गवर्नमेंट का कोई चार्ज है तो वो गवर्नमेंट अपना लैंड रेवेन्यू और रेंट वगैरह कलेक्ट कर लेगी। उसके बाद जिसका सेकंड चार्ज आएगा वो क्या होगा? सोसाइटी का अपना चार्ज होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज शैल इफेक्ट द क्लेम ऑफ एनी बोनाफाइड परचेजर। देखें, अब किसी पर्सन इफ समवन ऑनेस्टली बाइज और रिसीव दीज आइटम्स, यानी कि ऊपर वाली कोई क्रॉप्स, कैटल, फूडर, मशीनरी वगैरह अगर किसी ने ऑनेस्टली तौर पर बाय कर लिया और अमाउंट उसने दे दी है विदाउट नोइंग दैट दे वर लिंक्ड टू अ सोसाइटी, उसको ये नहीं पता जिसने थर्ड पर्सन ने परचेज की है कि ये सोसाइटी के साथ लिंक थे, ये सारी चीजें सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व थी, तो सोसाइटी कैन नॉट एनफोर्स इट्स क्लेम्स ओवर देम। सो अगर किसी भी पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने, एक बोनाफाइड पर्सन है, उसने वो चीजें खरीद ली हैं तो उसके ऊपर सोसाइटी क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जी, एनी आउटस्टैंडिंग डिमांड और ड्यू पेबल टू अ हाउसिंग सोसाइटी। अब देखें, हाउसिंग सोसाइटी की बात हो रही है। दी हाउसिंग सोसाइटी हैज अ फर्स्ट लीगल राइट टू रिकवर। देखें, ऊपर हमने एग्रीकल्चरल की बात की है तो उनका पहला राइट है, लेकिन उससे पहले किसका है? गवर्नमेंट का राइट।
राइट बनता है। अब हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो हाउसिंग सोसाइटी का एक पहला लीगल राइट है टू रिकवर इट्स ड्यूज फ्रॉम द मेंबर शेयर और इंटरेस्ट इन द सोसाइटीज प्रॉपर्टी। तो जो मेंबर का शेयर होगा उसको वो अटैच कर सकते हैं और जो उसका इंटरेस्ट है सोसाइटी के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट है तो उसको वो इस्तेमाल करते हुए कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड या ड्यूज अगर रहते हैं तो उसको रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी चार्ज ऑन सेट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर। देखें अब करना क्या है कि अगर अ सोसाइटी हैज अ राइट टू क्लेम एनी अनपेड डेट्स फ्रॉम अ मेंबर और पास्ट मेंबर बाय, देखें मेंबर और पास्ट मेंबर के ऊपर कोई ना कोई भी डेट हो सकता है या कोई भी चार्ज हो सकता है, तो वो कैसे रिकवर किया जाएगा? प्लेसिंग अ चार्ज ऑन देयर शेयर्स, उनको शेयर्स को कर लेंगे जैसे कि ऊपर बताया है, डिपॉजिट्स जो उन्होंने जमा करवाए हैं सोसाइटी के अंदर। डिविडेंड से क्या मुराद होता है? वो चीजें जो आपको प्रॉफिट की फॉर्म में हासिल होती हैं, कोई बोनसेस हैं, कोई प्रॉफिट्स, अदर प्रॉफिट्स हो सकते हैं। सेटिंग ऑफ डिडक्टिंग, यानी कि वो डिडक्ट कर सकते हैं इन चीजों को, दोज अमाउंट्स अगेंस्ट अ डेट ओड, तो जो भी जिसका कर्जा होगा उसके अगर कोई भी इंटरेस्ट और शेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं तो उनको वो क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। चार्ज से क्या मुराद है कि उसको एक कटहरे में ला सकते हैं कि ये आपकी अमाउंट ड्यू थी, आपने ये अमाउंट पे करनी है, अगर वो पे नहीं कर रहा तो इन चीज़ों के ऊपर वो पे कर सकता है। तो जो भी उसके इंटरेस्ट होंगे, इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर के जो इंटरेस्ट होंगे वो इंटरेस्ट को वो सेल ऑफ करके वो चीज़ें अपने चार्जेस को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 26, शेयर्स और इंटरेस्ट नॉट लायबल टू अटैचमेंट। कौन सी चीज़ें लायबल टू अटैचमेंट नहीं हो सकती? देखें जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 25, सेक्शन 25 को आपने सबसे पहले देखना है, जो ऊपर चीजें बताई गई हैं वो पूरी करनी है। द शेयर और इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर इन द कैपिटल ऑफ अ सोसाइटी और इन एनी प्रोविडेंट फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 44। देखें जी, ये जो प्रोविडेंट फंड है ये सेक्शन 41 के अंदर हम जाके पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एक ग्लिम्स देख लेते हैं। अ सोसाइटी कैन क्रिएट अ प्रोविडेंट फंड फॉर इट्स मेंबर, प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर सकती है यूजिंग देयर कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे अपार्ट इट्स ऑन नेट प्रॉफिट, और अपने नेट प्रॉफिट जो सोसाइटी को जनरेट हो रहा है उसके साथ, और जो लोग खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके साथ वो क्या कर सकती है? प्रोविडेंट फंड कर सकती है। द फंड मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटीज बिजनेस ऑपरेशन, तो ये जो फंड होगा ये सोसाइटी के बिजनेस ऑपरेशन से बाहर होगा। और आगे इट मस्ट बी इन्वेस्टेड एज पर द सेक्शन 37, जो अगर इस फंड को इन्वेस्ट करना है तो सेक्शन 37 के कोरस्पोंडिंग हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सोसाइटी एसेट, ये सोसाइटी का एसेट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा अब देखें, subject to the provision of the section 25, the share or interest of a member in the capital of a society or in any provident fund established under section 44 of this act shall not be liable to attach, ये चीजें अटैच नहीं हो सकती, प्रोविडेंट फंड अटैच नहीं हो सकता। shall not be liable to attachment or sale under any decree or order of the court of justice in respect of any debt or liability incurred by such member। so ये जो शेयर्स हैं इस तरह के ये अटैच नहीं हो सकते, यानी कि प्रोविडेंट फंड जो है वो अटैच नहीं हो सकता। ये देखें दूसरा, एक्सेप्ट एज अलाउड इन सेक्शन 25, इसके अलावा 25 के अलावा अ मेंबर शेयर और इंटरेस्ट इन द सोसाइटी और इट्स प्रोविडेंट फंड कैन नॉट बी अटैच, ये अटैच नहीं हो सकता, ये इस पूरे सेक्शन के अंदर है। नेक्स्ट है जी ट्रांसफर और ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर, अगर डेथ होगी तो ट्रांसफर कैसे होगा? ये देखें जी, हम पॉइंट्स निकाल के लिखे हुए हैं, ये आप सब लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ट्रांसफर और पेमेंट विद इन 1 ईयर, आपने 1 साल के अंदर उस चीज को पे करना है। ट्रांसफर टू द शेयर और इंटरेस्ट टू अ नॉमिनेटेड पर्सन, किसको ट्रांसफर करना है? एक नॉमिनेटेड पर्सन को करना है। इफ एडमिटेड एज अ मेंबर, अगर उसको सोसाइटी का मेंबर एडमिट कर लिया जाए, या इफ नो नॉमिनी एग्जिस्ट, अगर कोई नॉमिनी उस पर्सन ने जो डेड हो गया उसने कोई नहीं की थी, ट्रांसफर इट टू द लीगल हायर, तो उसके लीगल हायर को चला जाएगा। इफ इलेक्टेड एज अ मेंबर, तो उसका मेंबर बनना जरूरी है इफ इलेक्टेड एज अ मेंबर। नेक्स्ट चीज है पे द वैल्यू ऑफ द शेयर इंटरेस्ट टू द नॉमिनी और द लीगल हायर, या उसके वैल्यू और इंटरेस्ट की जो शेयर है उसको आप पे कर दें, लीगल हायर को पे कर दें। सो क्या हो गया जी, ट्रांसफर इंटरेस्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं बेस्ड ऑन इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे, प्रोवाइडेड दैट सच नॉमिनी, जो नॉमिनी है, हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज अ केस में बी मे रिक्वायर दैट पेमेंट शैल बी मेड बाय द सोसाइटी विद इन 1 ईयर, वो कह सकता है कि 1 साल के अंदर मुझे पेमेंट पे करो। ये भी इसी कमेंट के अंदर मैंने इन्हीं सेम चीज को मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखें जी, आपको ये पीडीएफ मिल सकता है, आप लोग पीपीएस सियोलॉजी के प्लेटफॉर्म से आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या 03331472 पे कॉन्टैक्ट करके आप ये सारी की सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। मैं इसको लिंक पे भी इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। अ सोसाइटी शैल सब्जेक्ट टू द provisions of the section 25 unless prevented by an order of the competent court pay to such nominee, तो क्या करेगी? वो पे कर देगी, उस नॉमिनी को पे कर देगी, डिविडेंड और डिपॉजिट्स जो हैं वो पे कर दिए जाएंगे।
नेक्स्ट देखें जी, ऑल ट्रांसफर्स एंड पेमेंट्स मेड बाय सोसाइटी इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल बी वैलिड। जो भी ट्रांसफर होगी वो सारी की सारी क्या होगी, वैलिड होगी। क्यों, एनी पेमेंट और ट्रांसफर मेड बाय द सोसाइटी अंडर दिस सेक्शन इज लीगली वैलिड इवन इफ समवन एल्स लेटर क्लेम्स अ राइट। तो जो भी काम होगा इस सेक्शन के कोर्स में वो लीगली वैलिड होगा। नेक्स्ट देखें, लायबिलिटी ऑफ अ पास्ट मेंबर। एक पास्ट मेंबर है जो कि अब मेंबर नहीं है, तो क्या होगा, उसकी लायबिलिटी रिमेन्स लायबल फॉर द सोसाइटीज डेट एग्जिस्टेड व्हेन दे स्टॉप्ड बीइंग अ मेंबर बट नॉट ओनली फॉर द 2 years फ्रॉम द डेट दे सीज टू द मेंबर। सो 2 साल तक, जिस डेट को वो बंदा मेंबरशिप उसकी खत्म हो गई है, उससे अगले 2 साल तक, उस डेट से अगले 2 साल तक कोई भी लायबिलिटी आती है तो वो पर्सन क्या होगा, जिम्मेदार होगा, पास्ट मेंबर। नेक्स्ट है जी, लायबिलिटी ऑफ अ डिजीज मेंबर। अब देखिए, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ अ डिजीज मेंबर जो इसकी डेथ हो गई है तो वो 1 साल तक वो क्या होगी, लायबल होगी। ठीक है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब देखें, एक मेंबर्स की रजिस्ट्रेशन के अंदर एक रजिस्टर बनाया जाता है कि जिसमें उनका नाम वगैरह सारा चीजें शामिल होता है, बताया जाता है कि ये सारे के सारे मेंबर हैं। ये एक प्राइमा फेशियाई होगा। प्राइमा फेशियाई से क्या मुराद है, इट इज एन एविडेंट एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ। तो वो जो रजिस्टर होगा वो एक प्राइमा फेशियाई होगा जो कि एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ होगा इन एनी कोर्ट। क्या बताया जाता है उस डेट, उसके ऊपर बताया जाता है रजिस्टर पे, डेट ऑन विच नेम ऑफ पर्सन वाज एंटर्ड इन सच रजिस्टर। देखिए, उस रजिस्टर के अंदर जब नेम एंटर किया जाएगा तो वो जो डेट होगी वो प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल होगी। द डेट एट विच एनी सच पर्सन सीज टू बी अ मेंबर, और जिस डेट के ऊपर वो बंदा सीज कर देता है मेंबर को, मेंबरशिप उसकी सीज हो जाती है, खत्म हो जाती है। एडमिसिबिलिटी ऑफ द कॉपी ऑफ एंट्री एज एविडेंस। देखें, जो भी कॉपी ऑफ एंट्री होगी इस रजिस्टर के अंदर वो क्या होगी, एडमिसिबल होगी एज एन एविडेंस। एविडेंस कहाँ पे लेके जाना है, आपने कोर्ट में लेके जाना। अ कॉपी ऑफ एनी एंट्री इन एनी बुक, रजिस्टर और लिस्ट regularly kept in course of the business into the possession of the society shall if duly certified। अगर उसको सर्टिफाई किया जाए तो वो क्या होगी, एडमिसिबल होगी एज एन एविडेंस। बी एडमिसिबल इन एविडेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंट्री, तो उसकी वो एक होगी, एक एविडेंस होगा कि वो एंट्री एग्जिस्ट करती है। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनी एंट्री फ्रॉम अ सोसाइटीज बुक, रजिस्टर और लिस्ट केप्ट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस इज एडमिसिबल इन कोर्ट एज एन एविडेंस। तो ये जो भी चीज होगी ये कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस होगी और ये ड्यूली सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या बात कर रहे हैं, अब आपने एक चीज करनी है, एग्जम्पशन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बुक्स अंडर सेक्शन 2 के एग्जम्पशन भी हो सकती है इन सोसाइटी स्पेसिफाइड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। नो सोसाइटी ऑफिसर कैन बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस सोसाइटी बुक्स। अगर कुछ सोसाइटीज को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ये देखें जी, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में डायरेक्ट नो ऑफिसर ऑफ सोसाइटी शैल इन एनी लीगल प्रोसीडिंग टू विच सोसाइटी इज नॉट अ पार्टी बी कंपेल्ड। सो जिन सोसाइटीज को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ये कह दिया है कि दे आर नॉट बाउंड, नो ऑफिसर इज बाउंड कैन बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द सोसाइटीज बुक्स और अपीयर इन द कोर्ट, तो उनको अपीयर नहीं करवाया जा सकता। आई थिंक सो आज के लिए लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह हम सेक्शन नंबर 32 से आगे स्टार्ट करेंगे, और अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस वगैरह नहीं देखी तो वो सबसे पहले वो ज़रूर देख ले। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैं इंशाल्लाह हर पर्सन की हर क्वेरी को एड्रेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं इंशाल्लाह इनके MCQs भी बना के MCQs की फॉर्म के अंदर भी आपके साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बस आपका एक काम है, आप जुड़े रहें, बंधे रहें, चीज़ों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करें और पढ़ते रहें, और इंशाल्लाह आपके मैं गारंटी देता हूँ कि मोर देन 80 मार्क्स इंशाल्लाह आप ले सकते हैं।